बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज 10th क्लास न्यू फिज़िक्स के साथ हाजिर हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वेव इक्वेशंस एंड बिहेवियर ऑफ वेव। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जी हमारे पास वेव इक्वेशन क्या है। तो वेव इक्वेशंस को डिफाइन करने या ड्राइव करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमारे पास स्पीड क्या चीज़ है। तो यहाँ स्पीड है हमारे पास, द वेव स्पीड इज द रेट एट विच द वेव प्रोपागेट थ्रू अ मीडियम। किसी भी मीडियम से जो वेव गुजरती हैं, जिस रेट से गुजरती हैं, प्रोपोगेट करने का मतलब कि कितने साइकिल्स पास होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो स्पीड है वो v है, ठीक है, स्पीड क्या है, v है, और डिस्टेंस जो है वो मेरे पास s है, और टाइम जो है वो मेरे पास t है। तो मेरे पास जो स्पीड का फॉर्मूला बनेगा वो v इज इक्वल टू s ओवर t। यहाँ मेरे पास जो s होगा ये होगा डिस्टेंस ट्रेवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवर्ड डिवाइडेड बाय, और ये जो t होगा ये हमारे पास होगा टाइम टेकन। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, t कहलाएगा। और v हमारे पास क्या होगा, v हमारे पास जी स्पीड होगा। तो ये स्पीड का फार्मूला। बट हमने एक चीज ऑब्जर्व की, हमने जब वेव्स के कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि कोई सी वेव्स के अंदर, जैसे हम ट्रांसफर वेव की एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो जो दो कंजक्टिव ट्रांसफर वेव्स होते, क्रस्ट होते हैं या ट्रफ होते हैं, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हमने वेव लेंथ डिफाइन किया था। इट मीन्स कि हमारे पास उस क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो कंजक्टिव क्रस्ट आएंगी या ट्रफ आएंगी, इसी तरह अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करता हूं तो कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस के दरमियान में जो डिस्टेंस था उसको हम क्या कहते थे, उसको हम लैम्डा बोलते थे, यानी कि वेवलेंथ का नाम देते थे। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वेव है, एक वेव जिसका जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वेव लेंथ ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं। ये जी मेरे पास एक वेव है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने पीक पॉइंट बना दिया, ये लोएस्ट पॉइंट है, और अगेन ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसमें ये मेरे पास क्रस्ट है और ये मेरे पास क्रस्ट है, दोनों पीक पॉइंट है, ठीक है। और इन पीक पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेरे पास क्या कहलाएगा, लेमडा कहलाएगा। अब ये वेव्स जब पास करेंगी, ये इसी वेवलेंथ से ही पास करेंगी किसी भी पॉइंट से, जब ये प्रोपागेट करेंगी तो उसके लिए यही लेमडा होगा हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। किसी भी पॉइंट से जब गुजर रही होंगे कंप्लीट साइकिल, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है उसको हम वेवलेंथ कह लेते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे पास उसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक एक साइकिल किसी पॉइंट से पास करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास कैपिटल टी है। देन जो एस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा एस जो होगा वो लेमडा के बराबर आ जाएगा, और जो स्मॉल टी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं ये दोनों की दोनों इक्वेशन वैल्यूज जो हैं, एस इज इक्वल टू लेमडा, और सेकंड मेरे पास आ गया स्मॉल टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो देन मेरे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसको मैं यहाँ ड्रॉ किया हो, मैं इसको नाम दे लेता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो यही वाली जो इक्वेशन नंबर हो जाएगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू लेमडा ओवर टी, क्योंकि s इज इक्वल टू लेमडा होगा और स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल टी होगा। इसी तरह हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी पढ़ी। हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर पढ़ा कि हमारे पास जो 1/t होता है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, यानी कि अगर इसी में इक्वेशंस को दोबारा राइट करूं, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू लेमडा, जो डिवाइडेड बाय t लिखा हुआ है ना उसको मैं 1/T भी लिख सकता हूं। अब हमने पढ़ा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव होती है वो किसके बराबर होती है, वो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होती है। अब यहाँ 1/t की जगह पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, f। तो यहाँ से हम कहते हैं कि जो v है वो इज इक्वल टू f लेमडा है। तो ये जी हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन या वेव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। वेव इज दी वेव स्पीड इन मीटर पर सेकंड होगी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, और लैम्डा हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ, और इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो इक्वेशन जो है ये वाली हमारे पास 12.2, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं, और ये वेव स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है।
नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में वो कहता है कि अ वेव, हमारे पास एक वेव है, टेक 5 सेकंड टू कंप्लीट 10 साइकिल्स इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 1.2 मीटर। कैलकुलेट, हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड नंबर टू स्पीड ऑफ द वेव। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो गिवन में देखिए मेरे पास गिवन डाटा, गिवन डाटा है जी हमारे पास। सबसे पहले नंबर पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो नंबर वन जो हमें गिवन है वो ये है कि टाइम, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे मैं लिख लेता हूँ टाइम, और ये टाइम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है जी मेरे पास 5 सेकेंड। नंबर टू मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल को हम क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास 10 है। और तीसरी चीज जो है वो है वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैम्डा, और लैम्डा उसने बताया हमारे पास कितना है, 1.2 मीटर। तो ये चीजें हमारे पास गिवन थी। अब हमें क्या करना है, हमें जो चीजें फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखता हूं टू फाइंड, हमें जो चीजें फाइंड करनी है, नंबर वन, पहले नंबर पे जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास जी फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, ठीक है। एंड नंबर टू हमें निकालना है स्पीड, कि उसकी स्पीड क्या है। तो हमें पता है कि अगर हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए, उसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए और नंबर ऑफ साइकिल्स पता होना चाहिए। और अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, फिर स्पीड निकाल लेंगे। तो यह मैं लिखता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेशन हमारे पास आ गई जी। कैलकुलेशन में सबसे पहले नंबर पे मैं लिखूंगा सिंस, वी नो दैट, या सिंपली लिख दें सिंस, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ है, किसके बराबर होती है, ये हमारे पास होती है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। यानी जो हमारे पास f है वो किसके बराबर है, वो n डिवाइडेड बाय स्मॉल t। और n कितना था हमारे पास, n तो हमारे पास 10 था, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ से मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई f इज इक्वल टू, ये आ जाएगी जी 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा जी, जब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, ये थी मेरे पास 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सेकेंडली दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालना है, हमें तो स्पीड निकालनी, एंड हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब f तो अभी हमने निकाला, वो कितना था, 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, वो थी 1.2। और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जी हमारे पास वो दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई। नंबर वन हमने फ्रीक्वेंसी निकाली जो कि हमारे पास आई 2 हर्ट्ज, और नंबर टू हमने स्पीड फाइंड आउट की जो कि आई हमारे पास 2.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन के साथ उसकी एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में हम वेव का बिहेवियर देखेंगे। अब वेव का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर वन हम क्या करें कि वाटर वेव्स की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जो हमारे पास वाटर वेव्स हैं, हम उन वाटर वेव्स के रास्ते में क्या करते हैं, कोई एक हर्डल्स रख देते हैं, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल्स है जिसको वाटर क्रॉस ना कर सके, क्लियर है। तो वाटर का बिहेवियर जो होगा वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेकेंडली ये इसी के बरक्स सोचने वाली बात है कि वाटर का बिहेवियर कैसा होगा जब हम इस तरह की कोई ऑब्स्टेकल्स को रख देते हैं। इन केस हम क्या करते हैं, वाटर के रास्ते में कोई ऐसी ऑब्स्टेकल्स रखते हैं जिसके ऊपर से पानी गुजर सकता है, वो वेव्स गुजर सकती हैं। अब जब उसके ऊपर से वेव्स गुजर सकती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर की डेप्थ है उस डेप्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह का सिनेरियो बने
तो वाटर वेव्स के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। नंबर 3, अगर हम वाटर के रास्ते में या वेव्स के रास्ते में क्या करें, कोई ऐसी ऑब्स्टेकल्स रखें या कोई स्लिट्स रख दें जिसके अंदर सुराख हो, फिर वाटर वेव्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो आइए वाटर की प्रॉपर्टीज के अंदर ये जो तीनों के तीनों सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए हैं, इन तीनों को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले वाला जो हमारे पास सिनेरियो है वो है जी रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जैसा कि नेम से ही हमारे पास वाज़ेह है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराना और टकरा के वापस उसी मीडियम्स के अंदर वापस आ जाना। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो इसको डिफाइन भी करते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं जी हमारे पास, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। मतलब हम क्या करें कि वेव्स के रास्ते में एक ऐसा ऑब्स्टेकल्स रख दें जिससे वेव्स टकराएं और टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाएं। तो ये जो फेनोमेना होता है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, दिस बिहेव कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व्ड यूजिंग अ रिपल टैंक। तो ये वाला जो बिहेवियर है हम क्या करते हैं, रिपल टैंक को यूज करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करें, इसी डायग्राम में देखें, हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी रिपल टैंक को पढ़ा था, उसकी सेटिंग और सेटअप पढ़ा था कि किस तरह हम क्या करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करें कि मेरे पास ये जो वेव जनरेट हो रही है, यहाँ ये जो वेव जनरेट हो रही है, इनके रास्ते में यहाँ एक स्लिट रख दी गई है। ठीक है, अब ये जो स्लिट रखी गई है, जब वेव्स इसके साथ टकराएंगी, ऑब्वियसली ये इसके साथ इस डायरेक्शन में आ रही है, टकराएंगी और टकराने के बाद ये बाउंस बैक होंगी। जब ये बाउंस बैक होंगी तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आने का फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी आपके पास वेव ट्रेवल करें, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं नीचे आपको शो करवा सकूं, एक और डायग्राम है मेरे पास 12.11। तो इस डायग्राम में देखिए मेरे पास सबसे पहले नंबर पे वेव्स आ रही हैं। अब जब वेव्स आ रही हैं तो ये क्या करती हैं, ये जो मेरे पास हर्डल है, इस हर्डल का एक नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब वो वाली सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये इसका एक नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल के साथ ये जो वेव्स हैं एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला। फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में वेव्स आ रही हैं, इस डायरेक्शन में वेव्स आ रही हैं, तो ये इसके साथ क्या करती हैं, ये एंगल बनाती हैं। सेम लाइक जब इसके साथ टकराएंगी तो टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये दूसरे डायरेक्शन में क्या करना शुरू हो जाती हैं, मूव होना शुरू हो जाती हैं, और रहती सेम मीडियम के अंदर है, क्रॉस नहीं कर रही हर्डल्स को। ठीक है, और ये दोनों टकराने के बाद दूसरी जब डायरेक्शन ले लेती है। अब वो वाला एंगल जो वेव्स नॉर्मल के साथ आते हुए बनाती हैं, उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई लिख दिया। और वो वाला एंगल जो रिफ्लेक्ट होने के बाद बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां समझते हैं दोबारा डेफिनेशन को, द एंगल एट विच द वेव अप्रोच द बैरियर इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं यहाँ दोबारा आप लोगों को क्या करता हूँ, शो करवा देता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्प्लिट्स लगा लें या एक हर्डल लगा लें। अब यहां से जो वेव्स हैं वो आ रही हैं, अब मैं ये वेव की डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये वेव्स आ रही हैं। अब ये जो वेव्स होंगी ये कहलाएंगी मेरे पास इंसिडेंट, इंसिडेंट। ठीक है, ये इंसिडेंट। अब इसका एक नॉर्मल है, इस हर्डल का एक नॉर्मल है। इसी तरह जब ये वेव्स इस हर्डल के साथ टकराएंगी तो टकराने के बाद ये बाउंस बैक होंगी। ठीक है, बाउंस बैक होके ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। पहले क्या थी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी वेव, इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जब टकराएंगी तो टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाएंगी। अब ये जो हमारे पास नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ ये क्या करती हैं, एंगल बनाती हैं। नंबर 1 ये वाला एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा ये एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो वाला एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, एंगल एट विच द वेव्स अप्रोच द बैरियर, वो एंगल जिस एंगल से वो बैरियर को अप्रोच करती हैं, और वो एंगल जिस एंगल से वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एंड द एंगल एट विच दे रिफ्लेक्ट is called angle of reflection। तो क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने इसको अपनी बुक्स के ऊपर क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्या अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्टार्ट पे वो दोनों डिफाइन करने के बाद लिखा है दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो हम लिखेंगे इन दीज टू की जगह पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही जो स्टेटमेंट है इसकी मैथमेटिकल नोटेशन ये बनेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि मेरे पास जो एंगल ऑफ आई होगा वो इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ आर के। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो एंगल्स होंगे ये आपस में बराबर होंगे हमारे पास। अब जब हमने पढ़ा कि हमारे पास वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आता है, तो यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की कि रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। वो अदर मीडियम क्या हो सकता है? वो कोई हर्डल हो सकती है, वो कोई ऑब्स्टेकल्स हो सकती है, जिससे टकरा के जो वेव्स हैं वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। अब ये जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है ये किस टाइप की वेव्स के अंदर कॉमनली देखी जाती है? इसके अंदर मोस्टली जो हम ये वाली प्रॉपर्टी है वो वाटर वेव्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, साउंड वेव्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, सच है जैसे इको है। साउंड वेव में क्या होता है, हम जब किसी भी पहाड़ के ऊपर जाके बोलते हैं तो कुछ वक्फे के बाद जो हमारी आवाज है वो वापस दोबारा हमारे कानों में आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो जाके पहाड़ों से टकराती हैं और टकरा के दोबारा हमें क्या करती हैं? हमारे कानों में वापस बाउंस बैक होने के बाद हमें ही सुनाई देती हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं इको। और सेम लाइक हमारे पास जो लाइट वेव्स है मिरर्स के अंदर भी हम देख सकते हैं, तो लाइट वेव्स के अंदर भी ये वाला फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है। अब सेकंड जो बिहेवियर के अंदर चेंज था हमारे पास उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। पहला रिफ्लेक्शन था, बाउंस बैक होना, दूसरा रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कब अकर करता है? जब हमारे पास, जैसे मैंने आपको सेकंड सिनेरियो जनरेट करके दिया था कि हर्डल्स है बट वाटर वेव उसके ऊपर से गुजर रही है। जब वाटर वेव गुजरेंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वाटर की डेप्थ है उस डेप्थ के अंदर चेंज आएगा। जब चेंज आएगा तो वेव्स के बिहेवियर में भी चेंज आएगा। तो वो जो वेव का बिहेवियर जो इस तरह का डेप्थ चेंज की वजह से आता है, इस चेंज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये चेंज होता किस तरह का है? होता ये चेंज इस तरह का है कि जो वेव्स होती हैं वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, या हम यूं कहेंगे कि वो अपना जो पाथ है उसको चेंज कर लेती हैं। तो कहते हैं रिफ्रैक्शन occurs when wave passes from one medium into an other and change direction due to the change in speed। तो हमारे पास क्या होता है? चेंज इन स्पीड की वजह से जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो इस तरह का जो फेनोमेना होता है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एज द वाटर वेव्स क्रॉस इनटू this shallow region they slow down and bend demonstrate the refraction of the wave। जैसे देखें कि मेरे पास ये एक फिगर है डायग्राम के अंदर, देखें सबसे पहले डीप वाटर है। अब डीप वाटर के अंदर जो वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं? ट्रेवल कर रही हैं। तो ये उनकी डायरेक्शन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पास वेव्स क्या कर रही हैं? ट्रेवल कर रही हैं। अब जैसे ही वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाती हैं तो उनकी डेप्थ में चेंज आता है। अब डेप्थ में चेंज की वजह से वो क्या करती हैं? अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती हैं। तो ओरिजिनल पाथ से बेंड होके नया पाथ ले लेती हैं और नए पाथ की जो डायरेक्शन है वो पहले वाली डायरेक्शन से चेंज है। तो ये जो हमारे पास बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, इस चेंज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन है। although the speed and wavelength of the waves change during this process। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास स्पीड के अंदर भी चेंज आता है और वेवलेंथ के अंदर भी चेंज आता है। यहाँ देखें सबसे पहले जो मेरे पास वेव्स के दरम्यान में डिफरेंस है वो ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ज्यादा डिस्टेंस पे वेव्स बनी हुई हैं, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ है, ये हमारे पास वेवलेंथ कहलाती है। और सेम लाइक यहाँ हमारे पास क्या होता है? उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ वेवलेंथ भी कम हो जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है हमारे पास जब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस आता है। दिस बेंडिंग अकर बिकॉज वेव ट्रेवल फास्टर इन डीपर वाटर एंड शैलो एंड स्लोअर इन शैलो वाटर। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जो डीपर वाटर होता है उसके अंदर जो वेव्स होती हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी शैलो वाटर, क्रिएट अ नोटिसेबल चेंज इन दी डायरेक्शन। तो इसी वजह से उसकी डायरेक्शन के अंदर एक नोटिसेबल चेंज आता है। दिस चेंज इन वेव बिहेवियर इज आल्सो इलस्ट्रेटेड। तो यही वाला जो चेंज है आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो अब डिफाइन करते हैं जी, हमारे पास क्या है?
कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये रिफ्रैक्शन है क्या चीज। तो रिफ्रैक्शन को कुछ यूं डिफाइन किया जाता है कि व्हेन अ वेव passes from one medium into an other medium at an angle, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव्स जाती हैं और कोई एंगल बना रही होती है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखें कि ये मेरे पास जो वेव थी ये इस मीडियम के साथ एंगल बना रही है, और वो एंगल क्या है, वो ये वाला एंगल है। एंगल किसी एंगल्स के ऊपर क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज। तो इसकी वेवलेंथ और स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कॉजिंग द वेव टू चेंज डायरेक्शन। अब ये जो चेंज होता है वेवलेंथ के अंदर और स्पीड के अंदर, ये उस वेव को चेंज करता है, वेव की डायरेक्शन को चेंज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये सारे का सारा काम होता है, ये जो फेनोमेना है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वेव्स के अंदर, वो है हमारे पास डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन होती कब है, अब डिफ्रैक्शन तब होती है जब हम क्या करते हैं, वेव के रास्ते में कोई स्लिट्स रख देते हैं, ठीक है। कोई हम होल वाला ऑब्स्टेकल्स रखें जिसके अंदर से क्या करें, वेव्स गुजर सकें। अब जब वो वेव्स उसके अंदर से गुजरती हैं तो वेव्स के अंदर चेंज आता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। तो पहले वाले में हमने कहा हर्डल से टकराएं बाउंस बैक हो जाएं, दूसरे वाले में हमने कहा कि किसी हर्डल से टकरा के उसके ऊपर से पास कर जाएं, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएं, बट किसी एंगल के साथ, तो तब भी चेंज आता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो तीसरे में हम कहते हैं डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बल्कि जो वेव है उनकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो चेंज आता है शेप के अंदर, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव एज द पासेस थ्रू अ नैरो स्लिट्स। तो जो बेंडिंग होती है हमारे पास वेव्स के अंदर, जब क्या करती है, किसी वेव्स किसी नैरो स्लिट्स के अंदर गुजरती है, आर मूव अराउंड अराउंड एन एब्स्टेकल, या किसी एब्स्टेकल्स के गिर्द घूमना शुरू कर दे, तो मूव हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस बिहेवियर कैन इजीली बी ऑब्जर्व्ड एज इन वाटर वेव्स व्हेन दे एनकाउंटर्ड ओपनिंग ऑफ अ डिफरेंट साइज। अब इस चीज को अगर हमने ऑब्जर्व करना हो तो हम सेम वाटर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप देखें, जैसे फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी, तीन तरह की मेरे पास स्लिट्स मौजूद है। पहले वाली वो जिसके अंदर स्लिट्स का साइज बहुत लार्जर है, ठीक है। अब देखें, जब लार्जर साइज था तो जो वेव्स जैसे गुजर रही हैं, वो वेव्स अभी भी स्ट्रेट हैं, जस्ट जो मेरे पास कॉर्नर्स है ना, उन कॉर्नर से बेंड हो रही है। दोनों के दोनों जो एजिस हैं, एजिस से वेव्स क्या हो रही हैं, यहाँ से बेंड हो रही है, ठीक है, एजिस से बेंड हो रही है। जब मेरे पास क्या होता है, स्लिट का साइज क्या होता है, लार्जर साइज की स्लिट होती है। इसी तरह अगर उसका साइज कम कर दें, तो कम करते ही आपने ऑब्जर्व किया कि अब वो स्ट्रेट नहीं है। यहाँ तो देखें स्ट्रेट स्ट्रेट है ना मेरे पास लाइन, वो स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि वो क्या होना शुरू हो जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती है। और अगर इसका साइज मजीद कम कर दिया जाए, जैसे यहाँ मेरे पास फिगर सी के अंदर है, तो वो बिल्कुल सर्कुलर शेप ले जाती है। तो यहाँ देखें आपकी जो वाटर वेव्स हैं वो क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, स्ट्रेट आ रही हैं। और जैसे ही वो इस प्लेट में से गुजरती हैं तो उनकी शेप के अंदर चेंज आ जाता है। तो यहाँ क्या आई है, एजिस से बेंड हो गई है, और यहाँ अगर देखें तो वो सर्कुलर शेप लेना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही उसका साइज मजीद कम कर दिया जाता है तो वो परफेक्ट सर्कुलर शेप में चेंज हो जाती हैं। तो ये जो वेव्स के अंदर चेंज है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हो। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया, व्हेन द साइज ऑफ स्लिट इज वाइडर देन द वेवलेंथ। जब वेवलेंथ से ज्यादा वाइडर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास जो वेव का साइड है वो तकरीबन इतना है बस, ठीक है, ये थोड़ा सा साइज है, तो क्योंकि ये उससे भी ज्यादा वाइडर है, तो इस सूरत में मेरे पास क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। लेकिन बेंड कहाँ से होती हैं, एजिस से। जो ये मेरे पास एजिस है, इन एजिस से वो क्या होना शुरू हो जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती है। ये है पहले वाला केस। अब सेकंड ये है कि जब कम हो जाए वेवलेंथ से, तो उस सूरत में वो सर्कुलर शेप ले लेती है, और जब वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाए तो उस सूरत में वो परफेक्टली सर्कुलर में चेंज हो जाती है। तो यहाँ सेकंड वाला भी हम केस पढ़ते हैं कि सेकंड में क्या होता है कि इफ द स्लिट साइज इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ, अगर नियरली इक्वल हो जाए वेवलेंथ के, द वेव स्पीड स्पीड्स आउट मोर एंड अपेयर ऑलमोस्ट सर्कुलर बियॉन्ड द स्लिट। अब जैसे ही वो स्लिट्स में से गुजरेगा, अगर हमारे पास वेव की वेवलेंथ और स्लिट का साइज सेम हो जाए, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में क्या होती है, वो बेंड हो जाती है, कि सर्कुलर बेंडिंग हो जाती है उसके अंदर। लेकिन व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, अगर उसका साइज वेवलेंथ से भी स्मॉलर हो जाए, द वेव्स शो मैक्सिमम
डिफ्रैक्शन, तो उस सूरत में मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होती है फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न। तो उस सूरत में जो सर्कुलर पैटर्न होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होती है वो कब होती है, तो हम बता सकते हैं मैक्सिमम डिफ्रैक्शन तब होगी जब वेवलेंथ क्या होगी, स्लिट साइज से स्मॉलर होगी, तो उस सूरत में जो डिफ्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगी। तो चले, जब हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया तो अब डिफ्रैक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि डिफ्रैक्शन हमारे पास है क्या चीज। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट आर मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो किसी भी स्लिट से अगर हमारे पास वेव्स पास करें या किसी ऑब्स्टेकल्स के अराउंड वेव्स क्या करें, बैंड हो जाएं, तो ये जो हमारे पास फेनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम हमारे पास डिफ्रैक्शन है। A common example is how we can still hear someone speaking even when he is behind a wall। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो ये है कि हम कैसे सुन लेते हैं जब कोई दीवार के पीछे से बोलता है तो हमें उनकी आवाजें आ रही होती हैं। दिस हैपन बिकॉज साउंड वेव्स when which have relatively long wavelength diffract around corners and obstacles, allowing the sound to reach us even without a direction line of the sound। अब क्योंकि जब दीवार के पीछे से कोई बोलता है तो वहां जो डिफ्रैक्शन होती है साउंड के अंदर, वो डिफ्रैक्शन की, क्योंकि उसकी साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वो टकराने के बाद वो डिफ्रैक्शन होती है और मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होती है, और मैक्सिमम डिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो साउंड क्या होती है, दीवार से सुनाई दे रही होती हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।